वेलकम बैक एनिमे के चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द किंगडम ऑफ रुइंस का एपिसोड नंबर 2। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किंग गोते इतिहास के सबसे ताकतवर वीच क्लोई को मार देता है, जिसके बाद एडोनिस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके अंदर इंसानों के प्रति बदले की आग भड़कने लगती है। वो कहता है कि मैं तुम सबको मार डालूंगा। और फिर हम 10 साल बाद देखते हैं एक डरोका नाम की विच जिसको कैदी बना के रखा गया था, वो किसी तरह वहाँ से भाग जाती है आज़ाद होकर। और भागने से पहले डरोका उस इंचार्ज का फ़ोन खींच लेती है और फिर उस फ़ोन को अनलॉक करके जेल के सारे दरवाजे खोल देती है। और उसी के साथ एक और दरवाज़ा खुलता है जिसमें इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन एडोनिस होता है। अब आगे एडोनिस गुस्से में उबलता हुआ अपनी आंखें खोलता है, जिसके बाद वो अपनी सारी हथकड़ियों को तोड़ देता है और पूरी तरह से कैद से आज़ाद हो जाता है। जिसे देख वहाँ खड़े गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एडोनिस एक गार्ड के ऊपर अटैक कर देता है और वो उसी की स्टिक छीनकर उसके गर्दन में घुसेड़ देता है। इसे देख दूसरा गार्ड भी आगे बढ़ता है, लेकिन एडोनिस इस गार्ड की चाकू निकाल कर दूसरे वाले गार्ड के गर्दन में ही दे मारता है। इसे देख तीसरा गार्ड घबराते हुए अपनी गन बाहर निकालता है, लेकिन एडोनिस तेजी से जाकर उस गार्ड का हाथ पकड़ लेता है और उसी के गन से उसी को शूट कर देता है। पीछे से डरोका ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो घबराने लगती है। एडोनिस उसकी तरफ गन लेकर आगे बढ़ता है। डरोका रोने लगती है और कहती है ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन एडोनिस शूट कर देता है, मगर वो बस उसकी हथकड़ियाँ तोड़ता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जेल के सारे गार्ड अलर्ट हो जाते हैं और वहाँ पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाती है। जिसके बाद हम एनएसपी डायरेक्टर सीनियर एग्जीक्यूटिव यामाटो को देखते हैं, जो कि अपने एक ऑफिसर कैपिटल सिक्योरिटी एजेंसी ऑपरेटर एग्जीक्यूटिव ईखाउट को एडोनिस को ढूंढकर मारने का ऑर्डर देता है और उसे कहता है कि तुम अपने आप को क्लास 5 से अधिक ताकतवर हथियारों से भी लैस कर सकती हो। जिस पर डींगे मारते हुए वो एग्जीक्यूटिव कहती है कि मैं अपने सुप्रीम पावर से साम्राज्य में शांति बनाए रखूंगी। और इस बात पर यामाटो की छोटी बहन यूकी, जो कि एनएसबी की वाइस डायरेक्टर है, वो कहती है कि एनएसबी पब्लिक मेंटेनेंस बनाए रखने की कुंजी है और तुम उसकी महिमा द्वारा निर्मित शांति को कमजोर मत बनाओ। और वो ईखाउट के बर्ताव से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर ईखाउट वहाँ से जाने लगती है। और यूकी अपने भाई से कहती है कि इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की, मैं इसे एक दिन मरवा दूंगी। लेकिन यामाटो अपनी बहन से कहता है कि उसे अकेला छोड़ दो, वैसे भी वो तुम्हारी ही तरह सिक्योरिटी ब्रांच का एक एग्जीक्यूटिव है। और तभी ईखाउट अपना कपड़ा हटा देती है और हम देखते हैं कि वो पूरी तरह से एक मशीन होती है। फिर हम माहेम एंटरटेनमेंट कैंप को देखते हैं, जहाँ पर हर जगह गार्ड्स की लाशें फैली हुई थी और वो इंचार्ज कहता है कि यहाँ तक कि जब्त की गई वस्तुओं का स्टोर भी खुला है। जिस पर गार्ड्स उसे बताते हैं कि यहाँ पर जो लड़की आई थी वो आपका फोन लेकर चली गई और जिसके बाद उसने आपकी ही तरह आवाज़ की नकल करके वो फ़ोन का लॉक अनलॉक कर दिया और जिसके बाद उसने यहाँ के सारे दरवाजे खोल दिए। जिस पर इंचार्ज कहता है कि ये नामुमकिन है क्योंकि मेरा फ़ोन एक बहुत ही ज़्यादा सिक्योर मॉडल का था। इंचार्ज काफ़ी घबराया हुआ था। इंचार्ज को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि उस लड़की ने उसके फ़ोन को तो अनलॉक कर दिया, लेकिन मेरे फ़ोन अथॉरिटी लेवल से उस चैम्बर को खोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। वो बताता है कि इसमें एसएस थ्रेट लेवल का बहुत ही पुराना कैदी था, वो बीच का स्टूडेंट एडोनिस था। इसके बाद हम एडोनिस को देखते हैं, जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर बैठा हुआ था। उसके एक हाथ में उसका मैजिक पेन होता है और दूसरी हाथ में एक गन होता है और फिर वो अपने रिटेन स्टाइल समनिक मैजिक गेन का इस्तेमाल करता है और उसके बाद अपने गन से एक बुलेट फायर करता है और फिर वो बुलेट किसी रॉकेट जितनी बड़ी हो जाती है और जाकर एक बिल्डिंग में लग जाती है। और जिसके बाद एडोनिस कहता है कि अब समय आ गया है हर आखिरी इंसान को मारने का। इसके बाद हम ईखाउट को देखते हैं, जिसने इंटर्नमेंट कैंप की सारी विचेस को मौत के घाट उतार दिया था और फिर वो फोन पर किसी से बात कर रही होती है। वो कहती है कि उसने पूरा कैंप छान मारा, लेकिन उस लड़के का कोई भी पता नहीं चला और तभी उसे शहर में हुए हादसे के बारे में पता चलता है। जिसके बाद वो इंचार्ज और उसके गार्ड्स को वहीं पर ठोक देती है और शहर के लिए निकल जाती है। और फिर हम डरोका को देखते हैं, जो कि शहर में हुए हादसे के लिए खुद को दोषी मानती है और वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। और इसके बाद हम एडोनिस को देखते हैं, जो कि शहर में घूम रहा था और वो अपने आप से बातें कर रहा होता है कि क्लोई अगर यहाँ पर होती तो शायद मैं जो करने वाला हूँ वो नहीं करने देती।
वो कहती कि बदला लेने से मैं वापस नहीं आ जाऊंगी, इसके बजाय तुम्हें यहाँ से किसी तरह भाग जाना चाहिए ताकि तुम अपनी बाकी की ज़िंदगी आसानी से जी सको। आसपास के लोग एडोनिस को देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये लड़का आपस में ही बातें कर रहा है। एडोनिस कहता है कि 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितने साल हो गए हैं। मैं तुम्हारी आंखें, तुम्हारी आवाज़ और तुम्हारे शब्द कभी नहीं भूल सकता हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करता था। इसके बाद एडोनिस अपना मैजिक रिटेन स्टाइल समनिंग मैजिक ग्रैंड का इस्तेमाल करता है और इसके बाद ज़मीन फाड़कर एक बहुत ही बड़ा जाइंट बाहर निकलता है और वो सब कुछ तबाह करने लगता है। और फिर हम लोग एक पुलिस स्टेशन को देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग फ़ोन पर कंप्लेन कर रहे थे कि एक शहर में बहुत ही बड़ा जाइंट आ गया है, लेकिन पुलिस वालों को लगता है कि कोई उनके साथ प्रैंक कर रहा है और वो मानने से बिल्कुल ही मना कर देते हैं कि तभी एक कार पुलिस स्टेशन के दरवाजे को तोड़ते हुए सीधे अंदर घुस जाती है और ड्राइवर उस जाइंट को देखकर सदमे में था। वो ऑफिसर्स को उसके बारे में बताता है, लेकिन इनको लगता है कि ड्राइवर नशे में है और वो उसका यकीन नहीं करते हैं। और तभी एक ऑफिसर पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है और शहर के हालात देखकर वो दंग रह जाता है और इसके बाद वो फ़ोन पर किसी से कहता है कि एनएसबी को यहाँ भेजो। और दूसरी तरफ एडोनिस जाइंट की मदद से शहर में तबाही मचा रहा था, जिस वजह से बहुत सारे लोग मलबे के अंदर दबकर मर जाते हैं और वो तबाही मचाते हुए एम्परर गोथे के महल की तरफ जा रहा था। और फिर हम यामातो को देखते हैं जो कि पूछता है कि एम्परर को इसकी रिपोर्ट भेज दी गई है, जिस पर उसके ऑफिसर उसे बताते हैं कि रिपोर्ट को ब्लॉक कर दिया गया है क्योंकि एम्परर की हालत काफी खराब होती जा रही है। जिस पर यामातो कहता है कि मैं अपनी अधिकारों का पूरा इस्तेमाल करूंगा। इसके बाद यामातो आसमान से हमला करने के लिए एयरक्राफ्ट और फ्लोर से हमला करने के लिए आर्म्ड फूड सोल्जर को भेजने का आदेश देता है। जिसके बाद यूकी यामातो को बताती है कि कैंप के अंदर से वो लड़का और उसका पेन दोनों ही गायब हैं और यह जाइंट मैजिक की वजह से ही चल रहा है। जिसके बाद यामातो अपने लोगों से पूछता है कि मैजिक को सप्रेस करने वाला वो डिवाइस DAM का क्या हुआ, जिस पर उसको ऑफिसर बताते हैं कि वो तो अंडरग्राउंड स्टोरेज के अंदर रखा हुआ है, लेकिन उन्हें शक है कि 10 साल बीतने के बाद वो सही से काम करेगा या फिर नहीं। जिसके बाद यामातो यूकी को इसकी जिम्मेदारी सौंप देता है और तभी वहाँ पर बहुत सारे टैंक्स आ जाते हैं। वो उस जाइंट को मारने के लिए आए थे और फिर सारे टैंक्स एक साथ उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन उनका एक भी हमला उस जाइंट को जाकर नहीं लगता है। वो सारे हमले इधर उधर चले जाते हैं और तभी एडोनिस अपने जाइंट का इस्तेमाल करते हुए एक बिल्डिंग के ऊपर पंच मारता है और उस बिल्डिंग का मलबा जाकर सीधा उन टैंक्स पर लगता है और उन सभी टैंक्स की धज्जियां उड़ जाती हैं। और तब हमें बताया जाता है कि एडोनिस 10 साल के लिए कैद में था, लेकिन ये 10 साल उसने ऐसा ही नहीं गवाए। उसके पास इतना समय था कि वो एक नेशन को पूरी तरह से बर्बाद करने का स्ट्रेटेजी अपने मन में बिना दिक्कत के बना सकता था, लेकिन कोई ऐसा जो विच नहीं है। तो उसको मैजिक सीखने का एक ही तरीका है, रिटेन स्टाइल मैजिक। लेकिन इसे सीखने के लिए मैजिक के सिस्टम को और उसके अर्थ को मैथमेटिक स्टाइल में कन्वर्ट करना पड़ता है, और वह भी एक खास तरह के क्विल के साथ जो कि उसका पेन है। मगर बिना किसी महान टीचर के इसको मास्टर करना नामुमकिन है। लेकिन एडोनिस के पास क्लोई बहुत पहले से ही थी और एडोनिस के लिए अभी के ये लोग और 10 साल पहले के वो लोग, उन दोनों के बीच में कोई भी अंतर नहीं है। अगर क्लोई को मारना उनका महान उद्देश्य था तो इस शहर में रहने वाला हर व्यक्ति उतना ही दोषी है। जिसके बाद एडोनिस अपना रिटेन स्टाइल समनिंग मैजिक बुलेट बेल्ट का इस्तेमाल करके वहाँ पर 2 बड़ी बड़ी मशीन गन मंगा लेता है और आसपास जितने भी लोग होते हैं सभी के ऊपर फायर करने लगता है और जितने भी लोग इधर उधर भाग रहे थे उन सभी को गोलियों से छन्नी छन्नी कर देता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि आँख के बदले आँख और कुछ भी नहीं। इसके बाद एडोनिस खुशी के मारे रोने लगता है और वो कहता है, मुझे आज से पहले इतना अच्छा कुछ कभी भी महसूस नहीं हुआ, ये कितना सुंदर नज़ारा है।
और तभी हम उस एग्जेक्टिव ईकाउट को देखते हैं जो कि एडोनिस पर नज़र रखे हुए थी। वो एनएसवी को इसकी लोकेशन बता देती है, जिसके बाद वहाँ पर कुछ फाइटर जेट्स आ जाती हैं और वो एडोनिस पर हमला करने लगती हैं। वो सभी उस जाइंट के ऊपर मिसाइल अटैक करने लगते हैं, जिसके बाद वो जाइंट नीचे गिर जाता है। और इसके बाद हम लोग एक बच्चे को देखते हैं जो कि अपनी मम्मी के पास बैठकर रो रहा होता है, क्योंकि उसकी मम्मी एक मलबे के नीचे दब के मर गई थी। लेकिन तभी उस बच्चे के ऊपर एक बिल्डिंग गिरने वाली होती है, मगर तभी डरोका सही समय पर आकर उसको बचा लेती है और उसको एक आदमी को सौंप कर वहां से निकल जाती है एडोनिस के पीछे। फिर हम एडोनिस को देखते हैं जो कि जमीन पर पड़ा हुआ था और वो कहता है कि मेरा शरीर अभी भी ठीक नहीं है। और फिर हम लोग एम्परर गोथे को देखते हैं जो कि अपने बेड के ऊपर लेटा हुआ था। गोथे की बीवी कहती है चिंता मत करो, एम्पायर सही सलामत रहेगा। फिर गोथे अपनी वाइफ से कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि एक पावरफुल क्वीन उनकी मदद कर रही है। जिसके बाद गोथे को खांसी आती है और खांसी के साथ उसके मुंह से खून बाहर आ जाता है और हमें पता चलता है कि गोथे को कभी भी ठीक ना होने वाली एक बीमारी हो गई है। गोथे भगवान से कहता है कि यह एक श्राप है जो कि आपने मुझे दिया है, लेकिन मुझे इसका पछतावा नहीं है। हमारे पड़ोसी देश और विचेस को जलाने का यह सब कुछ बस एक प्रोग्रेस थे जो कि इंसानों को एक एडवांस लेवल पर ले जा सकती थी। और जब तक विचेस यहाँ पर रहती तो ऐसा नहीं होता। इंसानों को किसी मैजिक की जरूरत नहीं है, वो अकेले ही अपना संघर्ष कर रहे हैं और ताकतवर बनते जा रहे हैं। इसके बाद हम एडोनिस को देखते हैं। वह जितने भी सोल्जर उसके ऊपर हमला करने आए थे वो उन सभी को एक एक करके मार देता है और फिर एक सोल्जर को गर्दन पकड़कर ऊपर उठा लेता है। वो सोल्जर उसे कहता है कि 10 साल पहले तुम्हें भी उस विच के साथ मार देना चाहिए था। एडोनिस कहता है हाँ, और वो उस सोल्जर को मारने ही वाला होता है। और तभी वहाँ पर डरोका आ जाती है। उससे कहती है कि तुमने इतने सारे लोगों को मार दिया, तुम अभी तक थके नहीं क्या? मैं और ज़्यादा मासूम लोगों को मरते हुए नहीं देखना चाहती। और मासूम लोगों का नाम सुनते ही एडोनिस उस सोल्जर का गला दबाकर उसे वहीं मार देता है। और फिर वो डरोका की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं इतना कंफ्यूज कैसे हो सकता हूँ, चाहे रेडियंस हो या ना हो, सभी इंसान मेरे दुश्मन हैं। जिस पर डरोका उससे कहती है क्लोई तुम्हारे लिए जरूर थी तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन तभी एडोनिस डरोका का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि अपने गंदे मुंह से तुम उसका नाम मत लो। तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रही हो और तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम भी उन्हीं की तरह हो। वो हमेशा ही अपने गंदे तरीके से लड़ाई करते हैं। अगर उस दिन उन्होंने उस गंदे चाल का इस्तेमाल नहीं किया होता तो आज कोई भी इंसान जिंदा नहीं होता, सारे मर चुके होते हैं। लेकिन डरोका एडोनिस से कहती है कि एडोनिस यही तुम्हारा नाम है ना जो उस महान विच ने अपने प्यारे स्टूडेंट को दिया था। जिसके बाद वो एडोनिस को बताती है कि हम सभी भी विच है जो कि यहाँ से इधर उधर भाग रहे थे। लेकिन इस बात से वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो डरोका का गला पकड़कर उसे कहता है कि अगर तुम सभी विच हो तो फिर उस दिन क्लोई को बचाने क्यों नहीं आई थी। डरोका एडोनिस से माफ़ी मांगती है और कहती है कि हम सभी लोग भागने में काफ़ी ज़्यादा बिजी थे। लेकिन एडोनिस उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि माफ़ी मांगने से क्लोई वापस नहीं आएगी। लेकिन डरोका उसे कहती है कि क्लोई फिर से जिंदा हो सकती है। एडोनिस डरोका को नीचे पटक देता है और उसे कहता है कि क्लोई की और ज़्यादा बेइज्जती मत करो। इसके बाद वो अपने मैजिक से एक तलवार बना लेता है और डरोका के गले के ऊपर रख देता है और उससे कहता है कि जो कोई भी क्लोई के बारे में बोलेगा मैं उसे मार डालूंगा। लेकिन डरोका एडोनिस को समझाती रहती है कि क्लोई वापस जिंदा हो सकती है और उसे वापस लाने के लिए हमें तुम्हारी और क्लोई की मेमोरी की जरूरत होगी। लेकिन एडोनिस कुछ भी सुनने को राजी नहीं होता है। इसके बाद डरोका एडोनिस को कहती है कि ठीक है तुम मुझे मार दो, लेकिन मुझे इस बात की खुशी होगी कि मेरी मुलाकात तुमसे हुई है। जिसके बाद एडोनिस को क्लोई की याद आ जाती है और वो रोते हुए डरोका से पूछता है कि क्या यह सच है, कोई ऐसा तरीका है जिससे क्लोई वापस जिंदा हो सकती है। जिस पर डरोका एडोनिस की तरफ बढ़ते हुए कहती है हाँ तरीका है। जिसके बाद डरोका एडोनिस से कहती है कि अब तुम अकेले नहीं हो, तुम हमारे साथ चल सकते हो। लेकिन अगले ही पल एक गोली आकर सीधा डरोका को लगती है और वो वहीं पर गिर जाती है। ये सब देखकर एडोनिस को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। और फिर हम उस एग्जेक्टिव ईकाउट को देखते हैं जिसने एक गोली चलाई थी, लेकिन उसका निशाना एडोनिस था और बीच में
डरोका आ जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। और फ्रेंड्स अगर आप नेक्स्ट एपिसोड चाहते हैं तो इस वीडियो पर 50 लाइक कर दीजिए, मैं नेक्स्ट एपिसोड भी आपके लिए ला दूंगा। तो फ्रेंड तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। तो फ्रेंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।